कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो नताइज हैं हाल ही में हमारे सामने आए। कुछ टॉपर्स जो थे उनसे हमने बात की जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और इसी सब में आज हमारे साथ कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिनमें से शाकिर हुसैन मलिक साहब हैं जिनका रैंक 58 है, उसके साथ उमर फारूक हैं जिनका रैंक 19 है, और साथ ही साथ डॉक्टर ताहिर शफ़ी हैं जिनका रैंक 14 है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हाल ही में जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। इनसे जानते हैं कि एग्ज़ाम जिसको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम कहा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या ये एग्ज़ाम सच में इतना डिफ़िकल्ट है जितना बताया जाता है? क्या ये मखसूस कुछ लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, या ये कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए? मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इस एग्ज़ाम को काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी कहा जाता है, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम कहा जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो कुछ खास इंटेलेक्ट वाले लोग होंगे वही ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट वाले। क्या ये सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या ये सिर्फ मिथ है और कुछ प्रॉपर तरीके हों तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है? आई थिंक देयर इज़ प्रॉपर सिलेबस, लाइक जो हर किसी को तैयार करना होता है, ठीक, और कोई भी कर सकता है वो सिलेबस तैयार। फॉर इंस्टेंस जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सो आई आल्सो थॉट कि इट नीड्स सम एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज एंड आई वुड रीड फ्रॉम हियर एंड देयर। और उसके बाद जब मैंने अपने दोस्तों से बात की जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे, सो आई केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज़ अ मैकेनिकल थिंग दैट यू कैन फॉलो, लाइक you can write a GS answer in a particular way and you have to learn that and anybody can learn that. और बाकी तो ये है कि सिलेबस जो है वो ऑलरेडी वो आपको कवर करना ही है, और उसके साथ साथ नोट मेकिंग भी करनी है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरीबॉडी डज एंड एनीवन कैन डू दिस। ओके, तो जैसे आपने फ्रेंड्स का भी जिक्र किया, इन्होंने फ्रेंड्स का मेंशन किया, इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर्स, उनका कितना सपोर्ट रहा है? उमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस पूरी सक्सेस में, आपने रैंक 19 हासिल किया, फैमिली का, दोस्तों का और खसूसन टीचर्स का कितना रोल रहा है? और क्या जो एक शख्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो यूपीएससी हो, वो जेकेएस हो, ऐसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, क्या सोसाइटल प्रेशर जो है वो भी कहीं ना कहीं रहता है? जी, जैसे कि शाकिर साहब ने बताया कि फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आई सी दैट देयर आर 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर अ कैंडिडेट। एक तो फैमिली का सपोर्ट, दूसरा मेंटर्स का, टीचर्स का, नॉट जस्ट अभी वाले टीचर्स हैं बट जो बचपन से हमें पढ़ाते आए हैं उनका रोल, एंड फ्रेंड्स का ऑब्वियसली। एंड आई बिलीव कि डैट अगर एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है कैंडिडेट को, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू हिज फैमिली और फ्रेंड्स और मेंटर्स, तो एनीवन कैन डू इट। एक एवरेज above average student can also do this. It doesn't require any intelligent student या कोई जिसको ना वो कोई तूफानी नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, बट यू विल हैव टू स्टिक टू द सिलेबस, बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड। सोसाइटल प्रेशर्स में मैं कहना चाहूँगा कि विल हैव टू डेवलप ए कल्चर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी क्या सिखाती है हमें कि अगर आप एक बार फेल होते हो तो दे डोंट अलाउ यू टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़, या फिर मतलब फिर डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि यू कैन नॉट डू इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सोहबत में रहे हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया, हमेशा मोटिवेट किया। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हाँ उमर साहब, मैं आपसे एक और चीज़, टीचर्स की क्योंकि बात है, और एक एकेडमी के थ्रू आप कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते रहे हैं, जहाँ एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है आपको, जहाँ आपके जो फॉर्मर बड़े केएस ऑफिसर्स रहे हैं, इस फील्ड से एसोसिएटेड रहे, वो लोग आपको गाइड करते हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट रहता है एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना? नॉट नेसेसरली कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस कितनी ज़रूरी है? और जो पुराने लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, वो कितना हेल्प करता है? I believe that apart from completing the syllabus and all the formalities,
उसके अलावा वी शुड फोकस ऑन, ए कैंडिडेट शुड फोकस ऑन ग्रुप स्टडीज. घर पे बैठे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी. यू कैनॉट क्रैक इट फ्रॉम योर होम. ग्रुप स्टडीज इज इम्पोर्टेंट. Learning and library culture is also important, which I have received from Srinagar ICP library. It's a residential program. So there is a need of practicing mocks for prelims as well as mains. And for mock interviews, I believe that mock interviews are one of the most significant factor in achieving the success in this examination. And I would like to thank through your medium, thank Mr. Deva Saab, Mr. Farooq Ahmad Lone Saab, Farooq Ahmad Peer Saab, and Mushtaq Ahmad Saab, who continuously took mock tests and mock interviews for us, and which helped us immensely throughout this preparation. ओके, सो आपने ग्रुप स्टडी भी कहा. ताहिर साहब, आप एक डॉक्टरेट भी हैं, आपने डॉक्टरी भी की है, लेकिन व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी ए सिविल सर्वेंट, कि सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुजू जो है क्यों आया? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में, खुसूसन अगर हम कश्मीर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न था कि आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज जो है एक सेफ ऑप्शन है, और जो मैंने पढ़ाई की है उसमें शायद उस फील्ड में मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है हर किसी पर्सन की एक अपनी चॉइस होती है कि वो किस फील्ड में जाना चाहेगा. जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने की, काफ़ी रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में. लेकिन मेरे लिए, मैं था ऑलरेडी सर्विस में था, मैं प्रैक्टिसिंग वेटनरी सर्जन था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में. हमेशा हर इंसान को ये लगता है कि वो कुछ बेटर कर सकता है. वो जिसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, अपना एप्टीट्यूड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर करे. तो मेरा ये मानना है कि हाँ, सिविल सर्विस काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हो डेफिनेटली. लेकिन जो बाकी करियर ऑप्शंस हैं, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, जहाँ आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो अपने पर्टिकुलर फील्ड में, आप वहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सर्विस है, खाली एक ही मीडियम है सर्व करने के लिए, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप बड़े पैशनेट हो. हाँ, कि इसके थ्रू चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी लाइक इकोनॉमिक, ये कॉमर्स में स्टूडेंट जाते हैं, मैथमेटिक्स, जहाँ भी आप जाओ, स्पोर्ट्स में जाते हो, आप कहीं हर जगह पे सर्व कर बिल्कुल. जैसा आपके कोलीग ने कहा कि ग्रुप स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है इस सारी चीज़ में, इनका मानना ऐसा होगा. कुछ लोग जो हैं वो यकीन शायद इस बात में भी रखते होंगे कि हम अकेले पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्टडी जो मेथड्स हैं वो क्या हमें अडेप्ट करनी चाहिए? क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या माइंड मैप्स पे ही रिलाई करना चाहिए? कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बेहतर है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? देखिए, जो स्टडी लोग करते हैं पहले आइसोलेशन में करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि आप खुद को इवेल्युएट किन पैरामीटर्स पे करोगे. तो जब हमने यहाँ ग्रुप स्टडी करते थे, हमारे कुछ दोस्त थे, काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया और कुछ लोग अभी पाइपलाइन में इंशाल्लाह वो भी करेंगे. तो ग्रुप स्टडी की वजह से आप बेटर इवेल्युएट कर पाते हो. और दूसरी बात यह है कि आप 2-4 लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हो, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम्स से 2-4 लोग हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं. जहाँ तक नोट मेकिंग की बात है, मुझे लगता है एक सिलेबस है हमारे पास, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको एक गाइडलाइन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. अब नोट मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके पास रेडीली अवेलेबल हो और आप लास्ट मिनट में उसको इजीली रिवाइज कर पाए, ताकि वो बल्कि नोट्स नहीं होनी चाहिए. आपके कोई जो भी सिलेबस का टॉपिक है, उसमें कुछ पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेटा हैं, फिगर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो वो कोट कर सकते हो, ताकि लास्ट मिनट में आप रिवाइज करें और उनको प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में. तो ये चीज़ें हेल्प करती है. शाकिर साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने के हिसाब से बात आती है कि किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करें, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, बाद में किसको बाद के लिए रखें. इसमें कई सारी चीज़ें होती है. तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें कि किस स्टडी शेड्यूल क्या आपका रहा, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करते थे और किस सब्जेक्ट को जो है प्रायोरिटाइज करते थे? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले आपको आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा जो आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर आप पहले ही टफ से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली योर इंटरेस्ट माइट इवेपोरेट राइट एट द आउटसेट. सो दैट मीन्स जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसी से स्टार्ट करोगे. ओके. तो बाद में ये है कि आपको ऑर्गेनाइज करना ही है. जैसे एक डिफाइंड सिलेबस है, GS 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल्स का भी, ठीक. और उसके अलावा ये भी है कि मतलब दिन में मुझे लगता है आपको
मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि वैसे क्या होता है बोर्डम कम हो जाता है। ठीक, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू फील वेरी बोर्ड एंड आई थिंक इट डेंट्स योर प्रोडक्टिविटी। सो दैट मीन्स आई थिंक वन शुड जस्ट तो हमें डिवाइड करना चाहिए 2 घंटों सब्जेक्ट को। तक एक सब्जेक्ट को पढ़ो। Okay. या डू लाइक दैट। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ जो केएएस या यूपीएससी के बारे में हम सुनते हैं, हमें मालूम है, वो ये है कि इसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। तो इसी हवाले से जो स्टडी मटेरियल है वो भी काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो इस वास्ट स्टडी मटेरियल को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको रख सकते हैं ताकि कल को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो? सबसे पहले यही चैलेंज हर किसी जो भी कैंडिडेट होता है ही फेसेस इस चैलेंज दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो उसके लिए हर कोई जो एस्पिरेंट है वो एडवाइस देता है कि आपको पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। Okay. क्योंकि उसे एक ओवरव्यू मिलती है कि व्हाट इज इन द सिलेबस। ठीक, उसके बाद आप सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है और उसी के अकॉर्डिंग बाकी जो मार्केट में नोट्स वगैरह है मटेरियल है तो वो प्रिपेयर कर सकते हो आप। ओके इसमें एक और चीज़, एक और फैक्टर जो आता है उमर साहब, वो टाइम मैनेजमेंट है। जब हम पेपर लिखते हैं या जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करने से लेके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें सामने आती है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है और कितना टाइम मुझे नोट मेकिंग पे रखना है और कितना टाइम जो है वो मैं फ्री स्पेंड कर सकता हूँ, थोड़ा अगर इस पे आप बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस बेसिक क्वेश्चन। जब एक एस्पिरेंट पढ़ने लगता है इस एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, ही और शी शुड कीप इन माइंड दैट आई हैव टू इन्वेस्ट almost 2 to 3 years of my prime Yes, to this examination. Prime that is youth very for this important. वो examination. mentally prepare होना And चाहिए। when he or she is mentally prepared, so then he or she has to stick to some disciplined tasks and focused things. Okay, time management between reading, note making, as you said, note making and revision. आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, बट ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो आई वुड डिवाइड माई टाइम 70:20:10. फॉर एग्जाम्पल 70% ऑफ माई टाइम आई वुड लाइक टू invest in reading the subjects, Okay. my optional GS subjects and all. Then 20% in making notes, but notes should be such that you are able to revise the notes. For example, of a chapter which is usually completed in an hour, तो उसको रिवाइज करने के लिए you should only take 5 to 7 minutes. Okay. ऐसे notes होने चाहिए, crisp, short and to the point. Then revision, I usually do revision once a week for certain subjects, and for some other subjects it was once a month. ओके आपने जो ये चीज़ें बताई, इससे एक और सवाल बनता है कि क्या आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट रहता था, पर्टिकुलर गोल रहता था कि इस एक महीने में या इस एक हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स या ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करना है, या इतना परसेंटेज इसका कंप्लीट करना है? Yes, definitely, sir. A focused and disciplined study demands you to make certain goals and objectives जो आपको हर दिन, हर वीक, हर मंथ कंप्लीट करने हैं. मेरा ये रूटीन था कि आई यूज्ड टू स्टडी 2 or 3 सब्जेक्ट्स पर डे, बट सम अदर एस्पिरेंट्स जो है या कैंडिडेट्स जो पास हो गए इस एग्जामिनेशन में, दे लाइक टू स्टडी 1 सब्जेक्ट अ डे और मे बी फॉर 2-3 डेज एक सब्जेक्ट, वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट 30-40% कवर करते हैं. बट मेरा ये था कि आई यूज्ड टू स्टडी 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे. ओके उसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा. आपने कहा कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, आप काम भी करते थे साइमल्टेनियसली. जब एक वर्किंग प्रोफेशनल है, साथ ही साथ पढ़ाई करता है, तो फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी सोशल लाइफ और अपनी पढ़ाई, ये सब बैलेंस किस तरीके से किया जाता है? क्या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती है इस सब में? यस, प्रॉब्लम्स आती है, इंडीड प्रॉब्लम्स आती है, बट if continuous encouragement and emotional support is given by the family and friends, so I think nothing is impossible then. And sir, I believe that balancing the work and studies, it is very important for, especially for working professionals. So I used to go to office for the day, and इवनिंग में मैं लगभग 5-6 घंटे पढ़ता था. बट ड्यूरिंग इनिशियल डेज आई यूज्ड टू स्टडी होल डे बिकॉज मेरी जॉब अभी 2 साल पहले लगी है. तो ओके
वो कोई इशू नहीं था मेरे लिए। ताहिर साहब, इसमें हम देखते हैं जो सिलेबस जो है एक इसका स्टैटिक पोर्शन है जो है ही है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स हर दिन आपको उन पर नज़र रखनी है क्योंकि हर दिन कुछ नई डेवलपमेंट होती है, नई चीज़ आती है। तो किस तरीके से आप वो जो एलोकेट करते थे अपना टाइम कि करंट अफेयर्स को इतना टाइम देना है और स्टैटिक पोर्शन को इतना टाइम देना है? इनिशियली जब थे ना, इनिशियली फेज में तो मतलब काफ़ी टाइम एलोकेट करते थे कि स्टैटिक इसमें करना है, तो बाद में करंट अफेयर करना है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर चीज़ें बहुत समझ आ जाती है। Okay. मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिए, तो बहुत सारी चीज़ें जब समझ आ जाती है, आपको ग्रेस्प आ जाता है, आपको डायनेमिक्स एग्जाम का समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो जो नए बच्चे हैं, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उनको न्यूज़पेपर से नोट बनाना इज़ प्रीटी डिफिकल्ट, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए सबसे बेटर है कि जो न्यूज़ रिकरेंट न्यूज़ है, एक कॉन्टीन्यूसली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहे हैं कि इस हवाले से, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनको नोट डाउन करें अपनी डायरी पे, और फिर जो मंथली मैगजीन्स आते हैं तो उससे कवर कर सकते हो। सबसे ज़रूरी ये बात है कि मार्केट में इतना कंटेंट है कि अगर आप 10 साल भी पढ़ने बैठो ना, वो ख़त्म नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर किसी एक मैगजीन से सिलेक्टिवली उस मैगजीन को रीड करें। उसकी वजह से आपके टाइम भी बच जाएगा, और आप जब मुख्तसर चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से फिर आप रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एग्जाम में, बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे आप सब ने जो बात कही, इससे ये समझ आता है कि टाइम वक्त तो इसको काफ़ी देना है और साथ ही साथ सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो फिर हम नया पढ़ने से बेहतर समझते हैं कि हम रिवाइज़ कर लें जो हमने पढ़ा है। तो आप वो ऑर्गेनाइज कैसे करते थे अपने रिविजन्स और साथ ही साथ लास्ट मिनट रिविजन्स, खासतौर पे एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले की अगर बात करें, क्या चीज़ें जहन में होती थी कि रिवाइज़ करना है? क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें जहन में रहेगी नहीं, तो रिविजन करना भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो लास्ट मिनट रिवीजन यूपीएससी में तो होता नहीं, या केएस में होता नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन एक स्किल आपने डेवलप किया होता है जो आंसर राइटिंग का स्किल होता है। तो यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर, वैली में मैंने देखा काफ़ी इनर्शिया रहता है लोगों का आंसर राइटिंग को लेके। जब आपने वो स्किल डेवलप किया होता है, एप्टीट्यूड डेवलप किया होता है, फिर जो टॉपिक्स होते हैं उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डेटा फैक्ट्स, वो आपने नोट डाउन किया होता है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक तो मैं वो कर लेता था कि वो डेटा वगैरह, ताकि मैं उसको एग्ज़ाम के दिन भूल ना जाऊँ। तो जो बाकी कंटेंट था, जो बेसिक सा कंटेंट था जो एग्जाम में यूज़ करते हैं, वो तो हर कोई कर लेता है, वो उसकी आदत हुई होती है। ना इसमें एक और चीज़ है कि क्या चीज़ आप प्रायोरिटाइज करेंगे रिवीजन के वक्त, और क्या हम, क्योंकि सब तो हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप एक बार ही एनालाइज करें पेपर्स को, ठीक है, अगर आप पिछले 3 साल के पेपर्स उठाएं और बैठें, खाली उनको देखना नहीं है, आप एनालाइज करें, आप एग्जामिनर के माइंडसेट को भी रीड करोगे, आप इस चीज़ को भी देख पाओगे कि एक पैटर्न है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। देखिए, यूपीएससी में और केएस में एक फ़र्क है कि वहाँ बड़ी यूनिफॉर्मिटी होती है क्वेश्चंस में, कि जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक GS4 GS3 है, इकोनॉमी में 2-4 क्वेश्चंस होंगे, सिक्योरिटी में होंगे, साइंस टेक में होंगे, एनवायरनमेंट में। जेकेपीएससी में ऐसे नहीं हुआ पिछले सालों से। तो हमने देखा कि IR से मोस्टली क्वेश्चंस आते थे, तो वो एक दिन था, मोस्टली जो भी करंट इश्यूज थे इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड उनको देख लिया, जो इकोनॉमी के रिलेटेड इश्यूज थे उनको देख लिया, और जो कुछ बेसिक फैक्ट्स फिगर्स है उनको याद कर लिया। और जो ऑप्शनल के हवाले से था, ऑप्शनल के हवाले से आपको नोट, एक आपने जो अच्छे नोट बनाए होते हैं, जो डिटेल्ड में होते हैं, वो तो आप साल भर पढ़ते हो, और फिर कुछ शॉर्टकट्स आप कुछ छोटे टेम्पलेट्स बना लेते हो, फिर उनको लास्ट मिनट में नज़र देते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे जल्दी से रिवाइज करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। हर कोई चीज़ रिवाइज तो नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उस टाइम पे आप ज़्यादा उन चीज़ों को देख लेते हो, और जो एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को रिवाइज। बिल्कुल। मेरे आखिर में 2-3 सवाल हैं। एक मैं आपसे ताहिर साहब पूछना चाहूँगा कि मॉक एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट है? क्या वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं आपको कि कहाँ आप वीक हैं, कहाँ आप स्ट्रांग हैं, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट को लेके मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव ये है कि मोस्टली मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हम इवेलुएट करते हैं, बिल्कुल, कि हम किस एरिया में हम कितना स्कोर करते हैं, ये मोस्ट कॉमन नोशन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मॉक टेस्ट कुछ देते हो, आप ये फिगर आउट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी क्लियरिटी है, आपको फैक्चुअल क्लियरिटी कितनी है,
आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। ये कुछ मॉक्स में आप आइडेंटिफाई वंस कर पाओ और आपको ये पता हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आपको किन एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है, किन एरियाज को टारगेट करना है, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। बिल्कुल। अगर आप मेंस की बात करें, मेंस में भी ये चीज़ है कि आपको अपना सिलेबस पता है, फिर आप कॉन्टीन्यूसली अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो उसकी वजह से आप खुद को इवेलुएट कर पाओगे। वो ग्रुप स्टडी का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं 4 लोग, तो 4 लोग इवेलुएट कर रहे हैं और आप 4 लोगों का इवेलुएट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा। ग्रुप स्टडी से ये हेल्प हो जाती है। ये बहुत बड़ा हेल्प है। मुझे लगता है साइलोज में प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ये 2-4 लोग, यानी अगर आप लाइब्रेरी कल्चर में हैं या ग्रुप स्टडी करते हैं तो ये सारी चीजें आपको, मतलब देखिए ग्रुप स्टडी में ये है कि एक साथ पढ़ना नहीं है, आप अपने टारगेट फिक्स करें, 4 लोग पढ़े, शाम को बैठे, आज हमें 3-4 क्वेश्चन देखने हैं, उनको 4 लोग इवेलुएट करें, फिर अपने रूम में जाए, देखिए कि आप इसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हो, कि आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में, आपके नॉलेज में अगर प्रॉब्लम है, आप पहले अगर आपने 2-4 टॉपिक्स रखे उसको रिवाइज करके फिर लिखने जाते हो तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपको स्किल कैसे, पहले क्या होता है कि आपको लिखना नहीं आता। जब मैंने पहली बार लिखा था तो मैं खुद को ही इवेलुएट कर रहा था तो 1 नंबर 2 नंबर देता था। तो फिर जब टाइम होता है आप इस चीज को इनकलकेट, इस स्किल को इनकलकेट करते हो खुद में। सो विद टाइम इंसान ग्रो हो जाता है। इंसान ग्रूम हो जाता है, लेकिन पहले इनर्शिया तोड़ना है कि नहीं मुझे लिखना है, कोई बात नहीं 8-10 मिनट लग जाएंगे। बैठना है तो लिखना है। बिल्कुल। आज ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है, आज तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें इंटरनेट पे मिल जाती है। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना या इंटरनेट का इस्तेमाल करना JKS जैसी पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ भी हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है और क्या चीज़ें जो है वो हमें इनसे हासिल करनी है? जी, ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहले ये कि इट सेव्स योर टाइम, लाइक यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल एट 1 क्लिक, सो यू कैन गेट दैट। बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, लाइक देयर आर, वो कॉपी पेस्ट होता है इधर उधर से विकीपीडिया से, और हर कोई अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट चढ़ाता है। तो उसमें आपको ये देखना है फिर कि क्या इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू लाइक सी इट योरसेल्फ। और वो कैसे आप देखोगे, एनालाइज पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस को भी देखो अच्छे से कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एंड वेदर वट एवर इज देयर ऑन इंटरनेट वेदर इट सर्व्स द पर्पस और नॉट। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम में एक बड़ी चीज़ रहती है कि ऐसे लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स होते हैं और वक्त की काफ़ी कमी होती है। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग की अप्रोच क्या रहनी चाहिए? जी, आई थिंक लाइक वो भी है कि आंसर राइटिंग स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक, इस एग्जाम में। बट जो GS पेपर्स हैं, फॉर दैट यू हैव टू बी very brief. That demands brevity from your part. Okay. But when it comes to essay and also optional subjects, you have to write वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। Okay. और ऐसे में ये है कि आप मतलब कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करो। जैसे मेरा ये था कि आई थिंक ऑलरेडी गुड एट राइटिंग, सो मेरे राइटिंग 6 अच्छे थे, सो दैट्स वाई like I didn't practice it at all. I wrote just 5 or 6 essays and I attempted previous year UPSC and KS essays, and I thought I could like attempt 1 or 2 essays from every paper. So I didn't prepare at all. But अगर किसी को दिक्कत होती है इसमें ऐसे लिखने में, so I think they should kind of draw the structure, prepare like संडे को आप ऐसे लिखिए, हर संडे को, ठीक, और उसको देखिए कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और आप उसमें एक कोहेरेंस रखो, ठीक, कंटेंट को डेवलप करो, तो उससे आपको फायदा होगा। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक एस्पिरेंट करता रहता है कंटिन्यूसली, और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम? Sir, I would like to mention 3 mistakes. First of all, कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो पहला फेलियर देख के क्विट करते हैं. That should not be the case. Never quit. Failure is said to be the stepping stone of success. Do not fear the failure and do not be risk averse. This first. Second is prioritize your time. Your time is very, very important. If you waste this time, this precious time of yours, you will get nothing in return. Okay. And third thing is keep your study material concise, precise, brief, but study them and read them regularly with in regular intervals and do revision continuously. Okay. ताहिर साहब, जहाँ हम अभी मौजूद हैं यहाँ कई सारे एस्पिरेंट्स इस जगह पे भी आते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। आपने भी यहाँ अपना काफ़ी वक्त गुजारा है और आसपास
कई सारे लोग आजकल अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में हम देखते हैं जो यूपीएससी केएस के लिए तैयारी करते हैं। क्या एक एडवाइस रहेगी आपकी एक उस शख्स की जिसने हाल ही में केएस किया है? क्या एडवाइस रहेगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, उन्हें क्या सब करना चाहिए सो दैट दे कैन क्रैक दिस एग्जाम इजीली? देखिए, जो भी लोग सिविल सर्विस में आना चाहते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होता है कि हम इस एग्ज़ाम को कर पाएंगे। फिर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि रिपीटेड फेलियर से कभी इंसान सेल्फ डाउट हो जाता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि अगर मैं एफर्ट दे रहा हूँ ये फ्रैक्टिफाई क्यों नहीं होता है, रिजल्ट तो नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से एक चीज़, कुछ चीज़ों को, एक तो आप अपनी स्ट्रेटजी एक बारी रिविजिट करें, अगर नहीं हो रहा है आप देखिए कि ऑप्शनल में अगर लैग करें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती है। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, बिफोर प्रिपरेशन हम सीधे जंप करते हैं, 2-4 किताबों के नाम सुन ले गए और पढ़ने बैठे। नहीं, आप एक बार पूरे सिलेबस को 5-6 दिन दें, आप पूरे जो सिलेबस को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए, उनको देखिए, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। तो बिफोर गोइंग एक्चुअली इनटू द बैटल यू शुड प्रिपेयर हाउ स्ट्रेटजिकली यू हैव टू गो विद इट। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी है, हाँ, सिलेबस को काफी डिटेल्ड तरीके से पढ़ना है, डिटेल तरीके से पेपर्स को इवैल्यूएट करना है कि हमारी जो किताबें पढ़नी है किस एरिया को हमें टारगेट करना है, किस एरिया को प्रायोरिटाइज करना है। जी। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी एस्पिरेंट्स। हाँ, और सबसे ये बड़ी बात है कि कभी कभी इंसान को फिर जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन में हो 2-4-5 साल कभी लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक फटीग आ जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट गॉड। बिल्कुल। तो फिर चीज़ें हो जाती है। मैं इसमें आपसे एक और चीज ऐड करवाना चाहता हूँ कि क्या इन बिटवीन जब हम पढ़ रहे होते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं, आप लोगों की क्या सोच है कि कंटिन्यूसली पढ़ते रहो या बीच में हम वो चीट डेज निकाल के ले सकते हैं अपने एक चीज़ लिए? है ना, आप मैकेनिकली नहीं रह सकते हो। बिल्कुल। पहले जब मैं था पढ़ाई में, पहले साल तो मैं पूरा लाइक आई वाज अ मैकेनिकल ड्रॉप आउट, पूरा एफर्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल थोड़ा सा रिलैक्स किया, तब भी नहीं हुआ। इस साल आई वुड से कि सबसे कम एफर्ट मैंने इस साल लगाया। खेलने भी जाता था, सब कुछ करता था, ड्यूटी भी जाता था, घर वालों के साथ भी बैठता था। तो जब आपने पहले एग्जाम को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपको बड़ा रिलैक्स रहना है। तो आपको वो सिस्टम समझ आ जाता है। हाँ, तो फिर आपको बड़ा रिलैक्स रहना है। जितना कामनेस आप खुद में वो इन्फ्यूज करोगे, जितना काम रहोगे, जितना स्टेबल रहोगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम पास होने की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमसे बात की। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने हाल ही में जेकेएस जो है वो क्वालिफाई किया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें इन्होंने बताई, जो तरीके इन्होंने बताए, जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने बताई, वो तमाम वो लोग जो एस्पिरेंट्स है, जो ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, जितना मैं समझ पाया इनकी बातों से, वो ये है कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी कल्चर में रहते हैं, 4-5 लोग उस एक एनवायरनमेंट में, उस एक इकोसिस्टम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी जो है काफ़ी फ़र्क हो जाती है। साथ ही साथ अपने सिलेबस को जो है काफ़ी हद तक पढ़ें, डिटेल तरीके से पढ़ें, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या किस तरीके से पढ़ना है, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन तीनों ने मुझे बताई वो यही है कि जो फेलियर है उससे डरना नहीं है, उसकी वजह से कहीं रुकना नहीं है। फेलियर्स आते रहते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन फेलियर के बावजूद आगे चलना है। तो उसी के साथ जो है कुछ आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब किलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।